Good Yes, sir. evening. Art on Click and Vikram Mohan Dance Uh, Foundation presents Virtual International Good Performance Festival evening, Ustad. 2020. Can you hear me? Today we have seen a very beautiful performance, internal embrace, choreographed and performed by Astha Debuji, and music by Yushutko Suji. Uh, I welcome Mr. Astha Debuji on our interview live show. Welcome, sir. Namaste. Namaste, sir. And Namaste, sir. I introduce Mr. Ajit Rai as senior journalist and theatre and film critics. Sir, please welcome. Uh, uh, and our two colleagues, Devakundar and Damayanti Bhatia ji. Hello, Pranam. sir. Sir Ajit, sir, please start interview with Astad, sir. Yes. Uh, Good evening, Ustad Devuji, and welcome for the show. And please let me first something in Hindi for our Hindi audience about your dance performance, because your dance performance is very aesthetical and sophisticated as well. दोस्तों, आज आर्ट ऑन क्लिक और विक्रम मोहन फाउंडेशन के इस वर्चुअल इंटरनेशनल परफॉर्मेंस फेस्टिवल के 5वें दिन आपका स्वागत है। और आज उस्ताद देवू का बहुत ही अद्वितीय और विलक्षण नृत्य प्रस्तुति हमने देखी, और उसमें जापान के योकियो सूजी जी का संगीत था। और आपने देखा होगा कि संगीत और प्रकाश से ज्यादा एक चुप्पियों का इस्तेमाल था उनके नृत्य में। और उन्होंने बुल्ले शाह की प्रसिद्ध कविता माटी अपना प्रेरणा स्रोत बनाया था। आप जानते हैं कि बुल्ले शाह हीर रांझा के प्रसिद्ध हैं, और पंजाब में हीर एक अलग तरह की गायकी का उन्होंने आविष्कार किया था। उस्ताद देवू बहुत सीनियर डांसर्स, कोरियोग्राफर एंड डांस डायरेक्टर रहे हैं। 1947 में उनका जन्म हुआ है, लेकिन अब देखिए जैसे देश की आजादी और देश का विकास हुआ, उसी तरह उन्होंने डांस को विकसित होते हुए हमारे देश में देखा है। सो गुड इवनिंग उस्ताद देवू सर, I must congratulate you and Ustad Devu Foundation Mumbai for your performance. And it's but the first question in my mind, that I read your synopsis, and I am told that you inspired by Bulle Shah and his poem Mati. And Bulle Shah, we also know it's the great and greater Punjab. He belongs to the greater Punjab, not only in India but Pakistan also. And tell us about the Bulle Shah connection with your performance, sir. तो ये मैं हिंदी में बात करूं या अंग्रेजी में बात करूं? आप हिंदी में करेंगे तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगी, अंग्रेजी में करेंगे मैं जहां तक हिंदी में बोल सकता हूं मैं बोल और दूंगा। आप नहीं दोनों भाषा में बात कीजिए, वी कैन यूज बोथ लैंग्वेज। हाँ, तो ये बुल्ले शाह की माटी न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ने मुझे पहले निमंत्रण किया कि एक सूफी पोएम, और वो भी विद अ मुस्लिम कनेक्शन होना चाहिए। तो फिर मैंने बुल्ले शाह की कविता पढ़ी। मैंने मेरे दोस्तों से पूछा कि क्या पढ़ा जाए, और काफी कविता बुल्ले शाह की भेजी गई, पर मुझे माटी से लगाव हो गया, और मैंने कहा माटी को लेके हम ये काम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से काम की शुरुआत हुई, और इसका काम कर आप लोग ने कोरियोग्राफी देखी। वो माटी और बुल्ले शाह, जैसा कि आपको भी पता होगा, हम सब जानते हैं कि वो हीर रांझा एक बहुत लीजेंडरी और एक तरह से मिथिकल लव स्टोरी उसको मानी जाती है। हाँ, पता है। कई लोग पीपुल स्टेज इन ग्रेटर पंजाब साहब Bulle Shah reinvented this story into the musical form and Sufi. So
I am greatly impressed with you कि your the balance of the breathing and balance of the body movement with the music and lights. So I must congratulate you. तो आपने अपने जैसे synopsis में कहा है कि आप एक इंटरनल कनेक्टिविटी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू सर्च द इटर्नल कनेक्टिविटी. सो व्हाट इज योर आइडिया बिहाइंड दिस परफॉर्मेंस? आपका मंतव्य था इसके पीछे, उद्देश्य जो माटी की जो कविता है वो शब्द को लेके मैंने इसका इंटरप्रिटेशन किया है. जी जी, वो कविता तो है, लेकिन आपने उसमें इंटरनल और मटेरियल दोनों के कनेक्शन की बात की है. नहीं, मैंने केवल कविता की जो शब्द है उनको लेके मैंने इंटरप्रेट किया है मेरे डांस को लेके, है ना. और उसको हम इटर्नल एम्ब्रेस इसलिए दिया गया है कि अंत में हम माटी से जुड़ जाते हैं, यू नो. हमारा अंत माटी में होता है, माटी का शरीर माटी से मिल जाता है. हाँ, वो एक बहुत अच्छा गाना नवीन तनवीर गाती हैं, चोला माटी के हो राम. तो वो तो एक फिलोसॉफिकल कॉनोटेशंस हैं हम फिलोसफी का और माइथोलॉजी का, कि हमारा शरीर जिस मिट्टी से बना है उस मिट्टी में मिल जाता है. जी. और आपके परफॉर्मेंस में म्यूजिक बहुत शानदार था. कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट समथिंग इन डिटेल अबाउट द म्यूजिक ऑफ मिस्टर सूजी? अच्छा जी, यूकियो और हम पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके थे, और जब ये मौका आया डांस बनाने का तो मैंने उनसे दरखास्त की कि वो म्यूजिक कंपोज करेंगे. तो उन्होंने उनका पहला एक्सपीरियंस मेरे साथ काम करने का बहुत मजा आया, तो उन्होंने कहा चलो. तो मैंने उनको माटी की कविता भेजी अंग्रेजी में, और उसके बाद मैंने उनको समझाया कि मैं क्या चाहता हूँ कि इस कविता में मैं किस तरह से पेश करूंगा, उसको इमोशन क्या होने हैं, यू नो. तो उसके मुताबिक हम लोग ने शुरुआत की ये म्यूजिक बनाना, कंपोज करना, और ये प्रोसेस 2 हफ्ते तक चला. हम हर रोज मिलते थे और वो थोड़ा म्यूजिक लेके आते थे, फिर मैं सुनता था, मैं देख रहा हूँ कि उसका मैं कैसे इंटरप्रेट करूं. अगर कहीं मुझे कोई म्यूजिक ठीक नहीं लगा तो मैंने कहा यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो देखो इस तरह से मुझे बढ़ना है, तो अब क्या. तो दूसरे दिन वो अपना दूसरा एक म्यूजिक स्क्रैच लेके आते थे. तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हमने ये पूरा म्यूजिक कॉम्पोजिशन किया. और जब ने पहली बार न्यूयॉर्क में किया था, और जब मैं उनको हिंदुस्तान लेके आया था, तो हिंदुस्तान के टूर के लिए उन्होंने कहा कि जो पहले वाला म्यूजिक मैंने कंपोज किया है मैं खुश नहीं हूँ. तो हमने फिर शुरुआत हिंदुस्तान के टूर के लिए हमने शुरू से काम किया. थोड़े थोड़े म्यूजिक के इंटरलूड्स रखे, और बाकी के उन्होंने सब नए से फिर किया. तो उसके बाद हमने हिंदुस्तान में बम्बई, कलकत्ता, बम्बई, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, उसके बाद हम न्यूयॉर्क ले गए हैं वापस ला मामा डांस फेस्टिवल के लिए. फिर वहां से हम इटली ले गए हैं स्पोलेटो फेस्टिवल के लिए. तो ये काम अभी तक मेरी कोरियोग्राफी में है. अगर निमंत्रण आता है तो हम उसको फिर से रिवाइव कर सकते हैं. जी, आपके जैसे आपने दुनिया भर में परफॉर्म किया, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, मोर देन 72 कंट्रीज यू परफॉर्म्ड. और तो आपको रिएक्शंस में, ऑडियंस रिएक्शंस में क्या फर्क और डिफरेंस पता चला, जो यूरोपियन ऑडियंस है और जो इंडियन ऑडियंस है? ठीक है, हमारी इंडियन ऑडियंस अभी काफी
एजुकेटेड है, यू नो, वो एटलीस्ट इन द मेट्रो सिटीज में उनको मेरा काम वो काफी देखते आए हुए हैं, तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और प्रदेश में भी एक उनकी अलग नजर से वो देखते हैं, अलग नजर से उनका इंटरप्रिटेशन होता है। यू नो, हमारे हिंदुस्तान ऑडियंस हमेशा पूछेंगे आपका मैसेज क्या है, यू नो, हमारा मैसेज नहीं है ये, हम जो पेश कर रहे हैं ये कविता है, कविता को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा काम। तो वो कोई वक्त अपना दिमाग नहीं चलाते हैं, उनको सब कुछ चम्मच में खिलाओ, यू नो। पर फिर भी वो क्या होता है, मैंने ये बात इसलिए पूछी कि इंडिया में क्या होता है कि आपके परफॉर्मेंस को, आपका परफॉर्मेंस देखने में अच्छा लगता है, भले समझ आए न आए। जैसे क्लासिकल म्यूजिक मान लीजिए कुमार गंधर्व या पंडित जसराज गाते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है, भले समझ में आए या ना आए तो लोग सुनते हैं। लेकिन यूरोप में मैंने देखा है कि यूरोप में लोग समझने की भी कोशिश करते हैं और वो मैसेज में नहीं जाते, वो परफॉर्मेंस का आनंद उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मैंने देखा है। पर यहाँ भी इन लोग आनंद उठाते हैं। लेकिन यहाँ उनको चाहिए एक उद्देश्य, एक सत्यम शिवम सुंदरम, एक कुछ बड़ी चीज जो दिया जाए, उनको ये उम्मीद रहती है दर्शकों की। खैर, आपने अभी, मैंने आपका पढ़ा था तो मुझे लगा आपने पीना बास के साथ काम किया है। वो हमारी फेवरेट डांसर रही हैं और हम लोगों ने, जैसा एक और कन्वर्सेशन में मैंने जिक्र किया था कि हम लोगों ने आज से 11 साल पहले 2009 वी इनवाइटेड हर इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर, तो उनका मैंने परफॉर्मेंस रिपोर्ट में। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, थोड़ा सा हमें लोगों को बताइए। वो जब हिंदुस्तान 1979 टूर पे आई थी तो उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी और उस वक्त मैं कथकली सीख रहा था। अच्छा। तो उन्होंने मेरा कथकली का शो देखा और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं उनकी कंपनी में आना चाहूंगा या नहीं। तो जब वो जैसी इतनी महान कोरियोग्राफर अगर बुलाएं तो हमारे लिए तो बहुत प्रशंसा की बात हुई। तो मैं 1980 में गया और मैं एक साल एक अप्रेंटिस की तरह उनके साथ जुड़ा रहा। मैं उनकी कंपनी में मैंने डांस नहीं किया, मैंने केवल वो किस तरह से कोरियोग्राफ करती थी, किस तरह से दूसरे डांसर्स उनकी कोरियोग्राफी जब बनाती थी कैसे इंटरप्रेट करता था, तो पूरा प्रोसेस देखने को मिला और मुझे बहुत सीखने को मिला। और उसके बाद हमारी बातें हुई और हमारी थॉट्स मिले नहीं। वो चाहती थी कि मैं सब कुछ कथकली में करूं और मैं चाहता था कि नहीं, मैं पूरा कुछ कथकली में नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं एक आधुनिक नृत्य हूं। मैंने कथकली सीखा है एक टेक्निक और वोकैबुलरी के लिए। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, बात आगे तो नहीं बढ़ेगी। तो फिर एक साल के बाद मैं वहां से निकल गया। पर मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला, उनके दूसरे काम के परफॉर्मेंस देखने मिले, फिर दूसरे डांसर्स, इंटरनेशनल डांसर्स के साथ मौका मिला। एक कंपनी माहौल में रह के, जो अब तक मैं एक सोलो डांसर की रोल में था, तो एक कंपनी के साथ कैसे रहना है, क्या होना है, तो वो सब एक्सपीरियंस काफी मेमोरेबल है। और अभी तक भी मैं काफी डांसर्स उस वक्त के साथ में अभी जुड़ा हुआ हूँ। आपने कथक की शिक्षा ली, यू ट्रेन्ड इन कथक एंड कथकली, तो आपने कैसे ये क्रिएटिव डांस की ओर कैसे मुड़े? हाउ यू स्टार्टेड दिस क्रिएटिव डांस? आप तो जिंदगी भर कथक रह सकते थे। जब मेरी कथक की तालीम कलकत्ते और जमशेदपुर में हुई थी और जब स्कूल की शिक्षा खत्म हुई, मेरे पिताजी ने कहा अब डांस पे ध्यान कम, आगे पढ़ना है। तो मैं बम्बई आया और मैं
कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री के लिए मैं पढ़ रहा था, और उस वक्त मेरा डांस ट्रेनिंग को रोक दिया गया था। तो उस वक्त मैंने देखा कि थिएटर में, म्यूजिक में, विजुअल आर्ट में एक आधुनिक कला आ रही थी, पर डांस में कुछ नहीं आ रहा था। तो उसको लेके मैंने एक अमेरिकन डांस कंपनी, मैरी लुइस डांस कंपनी को देखा, जो हिंदुस्तान आए थे। तो उनके डांस को देख के फिर हमारे मन में आया कि क्यों नहीं हम परदेश जाएं, हम आगे सीखें। और इस तरह से हमारी यात्रा शुरू हुई 1969 में। और जब हम हिंदुस्तान वापस लौटे 1977, तो उसके बाद हमने कहा कि चलो एक आधुनिक नृत्य की शैली की शुरुआत की जाए। तो उस तरफ से मैंने, जितना मेरा एक्सपीरियंस था 8 साल बाहर रहने का, अलग अलग देशों में रहना, अलग अलग कल्चर्स को देखना, एक्सपीरियंस करना, तो उनको लेके सब मैंने एक सिर्फ मूवमेंट की कोशिश की और शुरुआत की। तो आप जितना ये क्रिएटिव डांस है, आपको लगता है कि जर्मनी उसमें पायनियर है? मुझे लगता है कि जर्मनी ने बॉडी लैंग्वेज और बॉडी की पूरे रीस्ट्रक्चरिंग ऑन स्टेज, उस पर बड़ा काम किया है जर्मनी। जर्मनी में क्या, पर अमेरिका में शुरुआत हुई थी विद इज़ाडोरा डंकन, यू नो। और हाँ, मैरी विलियम भी जर्मनी में थी। तो ये अमेरिका यूरोप का सिर्फ मूवमेंट शुरू हुआ था, यू नो। तो ऐसे नहीं कि जर्मनी लीड में है और दूसरे देशों लीड में नहीं है। इज़ाडोरा डंकन का भी तो ड्रीम था कि यूरोप में जाकर परफॉर्म करें, और इसलिए पेरिस जो था, पेरिस दुनिया भर के डांस कलाकारों का एक सेंटर बना था, और पेरिस ने सबको शरण दी थी। पेरिस शेल्टर फॉर ऑल द डांसर्स ऑल अराउंड द ग्लोब। तो उस तरह से पेरिस और बर्लिन, ये 2 जगहें थी, उस्ताद देवू जी, जिसने इस क्रिएटिव डांस को सबसे ज्यादा प्रमोट किया। और फिर थोड़ा बहुत मास्को में, क्योंकि मास्को में एक अलग तरह का था। आप अभी मास्को में भी तो आपने परफॉर्म किया होगा? जी हाँ, मैंने मॉस्को में परफॉर्म किया है। और बोल्शोय थोड़ा बताइए, क्योंकि वहां का एक्सपीरियंस थोड़ा दूसरा था। मैं जब मॉस्को पहली बार गया था, मैं बोल्शोय, माया प्लिसित्स्काया जो बोल्शोय की प्रीमा बैलरीना थी, और पियर कार्दैन जो फ्रेंच फैशन डिजाइनर ने एक हमारे से काम कमीशन किया था, तो मैं उनको कोरियोग्राफ करने गया था। ये 1988 की बात है। और उसके बाद उनके साथ काम कोरियोग्राफ करने के बाद हम पेरिस आए थे। और उसके बाद मैं 2000 में शीला दीक्षित के साथ मॉस्को गया था, जहाँ दिल्ली और मॉस्को सिस्टर सिटीज है, और वहाँ एक फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो रहा था। तो वहाँ मैंने अपना काम पेश किया था, सोलो वर्क। कैसा रिएक्शन था वहाँ रशियन लोगों का आपके प्रति? रिएक्शन तो बहुत अच्छा ही था, क्योंकि पहली बार वो देख रहे थे एक हिंदुस्तानी डांसर को जो कंटेम्प्रेरी शैली को लेके पेश कर रहे थे। और उस वक्त जो मैंने अपना कार्यक्रम पेश किया था, वो रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लेके मैंने अपना काम पेश किया था मॉस्को के फेस्टिवल में। और उसका वो टाइटल था इंटरप्रेटिंग टैगोर। जी। तो वो तो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि आपका जो मैंने देखा, और एक आध बार और आपका मैंने देखा है, लाइव भी देखा है, तो उसमें मैं बहुत खुश होता हूँ कि आपका जो स्टैंडर्ड है, आप किसी भी देश के बड़े क्रिएटिव डांसर से कमतर नहीं है। यू आर मोर देन दैट। तो ये देखकर मुझे खुशी हुई कि आप इस
में भी इतने एक्टिव और इतना बैलेंस बहुत कम होता है। मैंने 75 इयर्स की रोहिणी भाटे का एक डांस कथक देखा था भारत भवन में, जब उनको अवार्ड मिला था। तो वो क्या, वो कमाल की चपलता और उसका उनका परफॉर्मेंस था। उसी तरह से आपका बहुत ही उम्दा और अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपने एक डांस डेवलपमेंट ऑफ इंडियन डांसेस जो हैं वो आपने अपने जन्म से लेकर अब तक देखा है, उसके बारे में कोई बताइए कि ये जर्नी अब कहाँ, आपने कैसे परसीव किया, हाउ यू परसीव द जर्नी ऑफ इंडियन डांसेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आधुनिक नृत्य को लेके हम बात कर रहे हैं, तो उसमें मेरी जर्नी काफी सालों से, एटलीस्ट 10 साल से ज्यादा तक बहुत कठिन थी, क्योंकि उस वक्त प्रेजेंटर्स थे, और जो प्रेजेंटर्स थे तो बहुत फ्यू थे। ऑडियंस को लाना वो भी एक जर्नी था मेरे लिए, क्योंकि कंटेम्प्रेरी डांस हमारे कल्चर में नहीं था। तो और दूसरी बात थी कि उस वक्त काफी इंडियन क्लासिकल डांस गुरुज और वो हमारे खिलाफ थे, तो उसका भी सामना करना पड़ा। पर मेरी खुशकिस्मत थी कि आप पत्रकारों ने मेरा काफी साथ दिया। जब भी मैं कुछ नया काम पेश करता था तो पत्रकार आके देखते थे और लिखते थे, और उस तरह से मेरा नाम और मेरा काम सारे हिंदुस्तान के लोगों को पढ़ने का मिला। मौका बहुत कम लोगों को मिला, क्योंकि उस वक्त जहाँ निमंत्रण आता था वहां हम जाते थे, और निमंत्रण तो बेसिकली बड़े शहरों में ही होता था। छोटे शहरों में, वहाँ भोपाल जा चुका हूँ, अहमदाबाद जा चुका हूँ, चंडीगढ़ जा चुका हूँ, बड़ौदा जा चुका हूँ, पर अभी तक केरल में मैंने अपनी कला पेश नहीं की है। राजस्थान में जयपुर एक बार जा चुका हूँ इतने सालों में। तो पत्रकारों की सहायता से मेरा काम काफी लोगों को, रीडर्स को इन्फॉर्म हुआ। आप खजुराहो भी गए होंगे? जी हाँ, खजुराहो 2 बार मैं जा चुका हूँ। में मुझे पता चला कि गए थे। क्या कहा? और अभी मैंने पूछा भोपाल की डांस परिषद से, कला परिषद से, कि उनको अब क्यों नहीं खजुराहो बुलाते हैं, तो दे आर ट्राइंग टू इनवाइट यू मेनी टाइम्स नाउ। तो कोरोना काल के बाद शायद मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे कहा कि उस्ताद देबू जी को एक बार फिर खजुराहो बुलाइए, शंकर के मंदिर के सामने डांस करेंगे। शुक्रिया। शायद आप खुशी होगी खजुराहो दोबारा आकर। हम एक बार ऋषिकेश में गंगा के किनारे जाके हमने अपनी कला पेश की है। एक फेस्टिवल था 5 साल पहले। नहीं, आपको तो पूरे इसमें आप सब के बारे में कुछ कहिए, जो नौजवान लोग, नए लोग देश भर में क्रिएटिव डांस में कुछ करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो देना चाहेंगे कि वर्क हार्ड, have a solid training in a dance style। अब आज के जमाने में अब कलाकारों को, डांसर्स को मिलेंगे तो बोलेंगे आप क्या करते हैं? मैं कंटेम्प्रेरी करता हूँ। कंटेम्प्रेरी में क्या क्या है? कुछ सीखा नहीं है, अपना कुछ टीवी पे देखा, अपना सिर्फ फ्लेक्सिबल बॉडी लेके कंटेम्प्रेरी हो गए। मैंने कहा ठीक है, एक साल 2 साल तक चलेगा, उसके बाद आपका काम वही रेपिटेशन होगा। और you have to be a thinking dancer, you just don't have to dance for the sake of acrobatics,
तो जो काफी काम आजकल चल रहा है कलाकारों को, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि काफी डांसर्स थिंकिंग डांसर्स भी हैं जो उनका काम वो सोच के पेश करते हैं, पर अगर देखा जाए सब लोग कि हम कंटेम्प्रेरी करते हैं, पर उसमें से मैं बोलूंगा 90% का लोगों का काम बिल्कुल बकवास है। अब आप किसी भी परफॉर्मेंस को देखने के बाद आपके मन में कुछ भावनाएं उठती है, आप सोचते हैं, तो उसको वो कलाकार की सक्सेस होती है। ऐसे नहीं कि कला देखी आपने तालियां बजाई बाहर निकले आप भूल गए हैं। परफॉर्मेंस के बाद भी कुछ आपके मन में सही कह रहे हैं, दिमाग में रहता है, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि क्यों ऐसे वो सब अगर बात होती है तो आई थिंक देन वन हैज बीन successful in communicating through that particular dance form. आपने ट्रेनिंग की बहुत अच्छी बात कही देवू साहब, क्योंकि मैं बहुत सारे सिंगर को देखता हूँ जो फिल्मों में गाना चाहते हैं, जो टेलीविजन में गाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता सिनेमा के जितने बड़े सिंगर हुए, चाहे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और जितने लोग, हरिहरन से लेकर और काफी लोग, तो वो क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेंड थे। उसी तरह जो मीडिया के डांसर्स भी हुए वो क्लासिकल डांस में ट्रेंड थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी। तो जैसे आपने कथक में किया और कली सीखा, उसी तरह से पहले नौजवानों को चाहिए कि वो पहले 3 साल ठीक से साधना करके सीख लें, मेन ओरिजिनल क्लासिकल डांस कोई भी सीख लें, उसके बाद वो क्रिएटिव डांस में आए। क्या ऐसा नहीं लगता आपको? जी 3 साल में कुछ नहीं होता है, 7, 8, 10 साल तक होना है, ये तो आपकी बात हुई चट मंगनी पट बिया, ऐसे हो रहा है, वो नहीं चलेगा। वही तो प्रॉब्लम है ना आजकल के, रियाज नहीं करना है, सबको स्टेज पे जल्दी पहुंच जाना है, तो मैंने कहा ठीक है, आगे चलते हम देखते हैं आप कितने साल तक टिक सकेंगे ना, 2 साल 3 साल 5 साल मान लो, उसके बाद क्या होगा ना। तो माहौल ये है आजकल, सबको लाइक instant gratification चाहिए, and if your work has to speak, it takes time, it takes work, it takes perseverance, हम अभी तक भी धक्के खाते हैं, ऐसा नहीं है कि बस हम पहुंच गए तो सब कुछ falls into my lap, ऐसी कुछ बात नहीं है। हर बार जब हम अपनी कला पेश करते हैं तो हम ध्यान में रखते हैं कि this performance is to be one step higher than the last performance, cannot wait to sit on the success of your last work, you're only good as for your last work is concerned. Your new work will have to speak for itself, and then you have to move forward. I have seen in even in small countries like Czechoslovakia, Poland, and Hungary. These are very small countries and not rich like Germany and France. तो वहाँ का, अमेरिका को छोड़ दीजिए, अमेरिका तो बहुत अमीर देश है, सपोर्ट सिस्टम आर्ट और इनके लिए बहुत ज्यादा है। हमारे देश में डांसर्स के लिए सपोर्ट बहुत कम है, कमजोर है, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में। आपको क्या लगता है? सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं दे रहे, पर हमारे देश में इतने कलाकारों हैं, the pot is small, और लेने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, अब डिपेंड्स किसका लक में वो जाता है और किसके लक में नहीं आता है। दूसरी बात है कि ठीक है सरकार की मदद चाहिए, पर काफी कलाकारों बस सरकार की मदद से ही काम आगे बढ़ाते हैं, वो
बात बिल्कुल अलग है, ठीक नहीं है। आपको खुद, you know, I'm not saying it's not easy, but you still cannot just depend on the government and blame the government. I'm not a recipient of, you know, any big government grants. I've just once received a government grant. After that, I never asked. क्योंकि जो देते भी हैं तो उनका अमाउंट बहुत छोटा रहता है, and you know our expenses are much greater. Plus the paperwork is so much, you know. So by the time you hand in the paperwork, it's easier to go out and find from your own resources, and that's how I have been able to continue and pursue my work, you know. So but yes, जो प्रदेश में छोटे छोटे देशों भी जो कलाकारों को देते हैं मदद के, पर हमारा देश बहुत बड़ा है, you know, हमारी संख्याएं बहुत बड़ा है, तो फिर यही हो जाता है किसको देना और किसको नहीं देना। कोई बात, वो देते हैं जो कलाकार आर नॉट डिजर्विंग, बट देते हैं क्योंकि उनके कनेक्शंस हैं, और जिनको देना मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, you know? तो वो भी तो, you know, मैं सोसाइटी सर, मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, सोसाइटी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने देखा है कि न्यूयॉर्क में या हार्वर्ड में, बोस्टन या लॉस एंजल्स में, हर जगह टिकटेड शो होते हैं, और एक जमाने से होते रहे इंडियन डांसर्स के और इंडियन म्यूजिशियन, पंडित रविशंकर के और उनके बहुत सारे होते रहे शोज वहां। पेरिस, बर्लिन और लंदन में भी शोज होते हैं। दिल्ली में तो मैंने देखा ही नहीं कि कोई डांस का या क्लासिकल म्यूजिक का टिकटेड शो हो। मोस्ट ऑफ शोज आर मेनली डिपेंड ऑन स्पॉन्सरशिप। ये इकोसिस्टम हमारे यहाँ पूरा पुअर। नो, आई टोटली एग्री। पर अफसोस की बात है कि जब संगीत नाटक और कोई वक्त ICCR जब शो पेश करते हैं तो मुफ्त में देते हैं, you know, और तो एक तरफ कल्चर बन गया दिल्ली में कि अगर आप टिकट देंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, you know, तो एक तरीके से system has spoiled the audience, and that has to change. You know, why should artists perform for free, or why have artists got to depend on sponsorships? Yes, sponsorships are required, but you know, but unfortunately that is the scenario, and sometimes you can't do anything about it. So you yourself, I've also depended on my sponsors, and then I have had to play the show. Yes. But what I have done for the last 3 times, शो के बाद मैं ऑडियंस से कहता हूँ, आप लोग ने शो तो देख लिया, अब आपके हाथ आपकी जेब में डालिए और बाहर एक चंदा का डब्बा है, उसमें आप डोनेशन दे के जाइए। तो उस तरह से मैंने काफी किया है, you know। पर आज के जमाने में लोग क्रेडिट कार्ड लेके चलते हैं, तो हम तो क्रेडिट कार्ड मशीन तो नहीं रखते हैं, तो जो पैसा मिलता है तो उस तरह से हमारा एक्सपेंस भी उसमें से, you know, डिफरे होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोस्तों बहुत अच्छी बातचीत हमने की। और तो जी आप कुछ कह रहे थे, कहिए प्लीज। नहीं, जैसे बम्बई में है, बैंगलोर में है, चेन्नई में टिकटेड शो होते हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ बिल्कुल मुफ्त होते हैं। हाँ, तो टिकट के प्राइसेस कम रहते हैं। अब अगर कलकत्ता में शो करना हो, अब सरकार भी कलाकार पर इतना दबाव डालती है, बोलते हैं कि अगर 50 रुपए से ज्यादा हो टिकट तो आपको पूरा हाउस का टैक्स दे देना है। अब आपके शो में मान लो 100 आए, 150 आए, तो फिर वो टैक्स का मनी वापस जाओ उससे लो, you know, it is so bureaucratic। तो इसलिए, you know, by default you have to keep your ticket price at 40 or 45 rupees, so that way you don't pay tax and people still buy the ticket and somehow their tickets are bought। दोस्तों, आर्ट ऑन क्लिक के कुंदेर ब्रदर्स, कुंदेर
और शिवा कुंद और विक्रम फाउंडेशन डांस के विक्रम मोहन जी का बहुत शुक्रिया कि दोनों ने इतना अच्छा परफॉर्मिंग डांस फेस्टिवल इंटरनेशनल उन्होंने किया। और विक्रम मोहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए। थैंक यू सो मच सर। विक्रम मोहन जी, आप कुछ कहिए। जी जी बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच उस्ताद सर फॉर गिविंग योर परफॉर्मेंस एंड बोलिए बोलिए, आप थोड़ा बताइए। आप डांस फाउंडेशन चलाते हैं तो इतनी अच्छी बात ने की है, तो आप कुछ बताइए एक्सपीरियंस। हाँ जी, क्या बोले, मेरे को सुनाई नहीं दिया। आप अपने एक्सपीरियंस बताइए कि आप डांस फाउंडेशन चलाते हैं, इतनी अच्छी बातें उस्ताद साहब ने की। एक बार दोबारा बोलेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अजीत जी। हेलो। नहीं, हम तो वो शिवा देर सीधी कुछ टैकल करेंगे तो आवाज आप मेरी आवाज जाएगी आप तक। मैं कह रहा हूँ कि आप भी डांस फाउंडेशन चलाते हैं तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कीजिए। मेरा ये इंटरव्यू आस्था सर के लिए था। इसमें मैं क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हमारे सामने इतना बड़ा व्यक्तित्व है आस्था सर, एंड ही गिव लाइक मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ आस्था सर से। लाइक आई एम वाचिंग सिंस मेनी इयर्स his performances, and always I feel and I inspire. मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि उस्ताद सर की परफॉर्मेंस इस फेस्टिवल में आई, तो हमारे फेस्टिवल का कद और ऊंचा बढ़ गया। तो I really want to thank you so much उस्ताद सर। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और ये फेस्टिवल आपने शुरू की है और दूसरे कलाकारों को भी विदेश से बुला के आपके फेस्टिवल में शामिल किया है, और आपने दूसरे कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया है आपके दर्शकों के लिए। तो उसके लिए भी मैं आपको और आपकी टीम को कंग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि ये it's not easy to organize and with the present time, and whatever we have been able to support, we are happy to support, because we dancers have to support each other, yes, especially at a time like this. Exactly, sir. Exactly. उस्ताद साहब, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आर्ट ऑन क्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसे पिछड़े इलाके में है जहां एक ऑडिटोरियम नहीं है, एक होटल नहीं है। वहां आप सड़क से पहाड़ों के बीच से जाएंगे, ऑल द ट्राइबल एरिया, एंड इट इज द बंच ऑफ द यंग आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट। इन लोगों ने पत्थर को तोड़कर ये कला का फूल खिलाया है। ये इतने नौजवान लोग हैं। मैं वहां गया हूँ, मैंने उनके साथ समय बिताया है। हमने उनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी बुलाया, बाकी जगहों पर भी बुलाया। तो सबसे अच्छी बात कि आप यू वर द टॉप ऑफ दिस डांस परफॉर्मेंस, यू रैंक्स वेरी हाई, और वो आपकी बात उस ग्रासरूट पर गई जहां की लोगों को ठीक से कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे हाउ आर्ट कनेक्ट टू द पीपुल। तो मैं इसलिए आपको कंग्रेचुलेट करूंगा और विक्रम मोहन फाउंडेशन को, विक्रम मोहन जी को, कि उन इलाकों में उन नौजवानों के बीच आपका डांस गया। ये मुझे बताना था आपको उस्ताद देबू साहब। आप तो बॉम्बे में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, सीधी के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो मुझे पता है विक्रम जी की एक्टिविटीज के बारे में, जहाँ करते कि आज तो सब गूगल पे आपको मिल जाता है इंफॉर्मेशन, कोई बात छुपी तो नहीं रहती है, तो उससे मैंने उनको भी पहले भी बधाई दी है कि जो वो कर रहे हैं, और मैंने उनका काम भी देखा है, और मुझे प्रशंसा है जो वो कर रहे हैं। प्रदेश में भी जाके दूसरे कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो कंग्रेचुलेशन जी। और आप ऐसे ही काम आगे करते रहिए, यही हमारी दुआ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया उस्ताद देबू साहब, विक्रम मोहन जी। थैंक यू सर, थैंक यू अजीत जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर।
Thank you so much. Thank you.